पहले बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह पाकिस्तान जाएंगे। करतारपुर कॉरिडोर खुलने पर पहले वफ्द के साथ जाएंगे मनमोहन सिंह। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करतारपुर जाने की दी दावत। अमरिंदर सिंह के दावतनामे को मनमोहन सिंह ने कबूल किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह पाकिस्तान जाएंगे और करतारपुर कॉरिडोर खुलने पर पहले वफ्द के साथ साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह पाकिस्तान जाएंगे। और पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करतारपुर जाने की दावत दी, जिसे मनमोहन सिंह ने कबूल कर लिया है और ये जानकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट के जरिए दी है। तो करतारपुर कॉरिडोर खुलने पर पहले वफ्द के साथ साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह पाकिस्तान जाएंगे। अमरिंदर सिंह के दावतनामे को मनमोहन सिंह ने कबूल कर लिया है। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करतारपुर जाने की मनमोहन सिंह को दावत दी थी, जिसे मनमोहन सिंह ने कबूल कर लिया है और ये जानकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट के जरिए दी है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तफसीलात लेते हैं। पंकज, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है मनमोहन सिंह जो है करतारपुर कॉरिडोर जाएंगे। पहले वक्त में और कौन कौन शामिल है, क्या कुछ इसकी तैयारी है? देखिए, 72 साल से मांग की जा रही थी कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो खुले और नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 2 साल में इस काम को जो है उसकी शुरुआत की और जानकारी मिल रही है कि 9 नवंबर के आसपास करतारपुर कॉरिडोर जो है वो खोला जाएगा। यानी कि 72 साल की जो मांग थी दोनों मुल्कों के बीच में वो खोला जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे और उनको कहा कि जब फर्स्ट डेलीगेशन जाएगा तो आप उसका हिस्सा बने, आप उसमें जो है वो जाएं। इस फर्स्ट डेलीगेशन में जहां पंजाब सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और दूसरी पार्टियों के भी तमाम नुमाइंदे जो हैं वो जाएंगे, तो वहां पर अब प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी इस डेलीगेशन का जो है वो हिस्सा बनेंगे। जी, इस वक्त में ये जो पहला जो वक्त जत्था जाएगा, उस वक्त सरकार की तरफ से क्या कुछ होगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की है, क्या कुछ वहां पर जो है किया जाएगा? देखिए, क्योंकि 72 साल बाद पहली बार ये करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है, दोनों मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें इस करतारपुर कॉरिडोर पर टिकी हुई हैं और उसके लिए खास तौर पर तमाम लोगों को कोई किसी भी तरह से कोई परेशानी ना आए, पंजाब सरकार की तरफ से तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। किसी भी तरह से जो गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी वो गाड़ियां पंजाब सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएंगी और एक लिस्ट जो है, जो तमाम पंजाब सरकार के नुमाइंदे, दूसरी पार्टियों के नुमाइंदे, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद मौजूद रहेंगे, अब पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, उनकी एक लिस्ट जो है वो पाकिस्तान सरकार को दी जाएगी। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का मानना यह है कि 9 नवंबर के आसपास करतारपुर कॉरिडोर जो है वो खुल जाएगा और उसमें मुख्यमंत्री इसकी अगुवाई करेंगे और पूर्व प्रधानमंत्री इसमें जो है वो शामिल होंगे। जी पंकज, पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? पहली बार जो है 72 साल के बाद जब ये पूरा जत्था जाएगा और उसमें वीआईपीज बड़े लोग होंगे, साबिक वज़ीर आज़म है मनमोहन सिंह जी, वो होंगे, तो पाकिस्तान ने कोई तफसीलात दी है इस पूरे मामले में? उसका सहयोग क्या है? देखिए, इसमें 2 सबसे अहम बातें ये हैं कि दोनों देशों के बीच में जो तलखी बनी हुई है, दोनों देशों के बीच में दुश्मनी बनी हुई है, वो इस करतारपुर के जरिए कहीं ना कहीं अच्छा संदेश दुनिया में जाएगा। और कैप्टन अमरिंदर सिंह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। उन्होंने कहा कि जब करतारपुर कॉरिडोर खुले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करें। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो दूसरी तरफ मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब है, जिसे लहता पंजाब कहते हैं, उनके गवर्नर, उनके मुख्यमंत्री खास तौर पर वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि तमाम जो दुनिया भर में सिख समाज के लोग हैं उनकी 72 साल से मांग थी कि करतारपुर कॉरिडोर खुले और 9 नवंबर के आसपास अब जब खुलेगा तो उसमें प्रधानमंत्री पूर्व जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह वो इसका हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, ये पंकज, जिस तरह से दोनों मुल्कों के बीच जो बर्फ जमी है वो करतारपुर कॉरिडोर कुछ काम करेगा इस बार? निश्चित तौर पर, क्योंकि इससे पहले ये भी काफी अहम रहता है कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने इनविटेशन जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया था, जिसको
मना कर दिया गया था कि पाकिस्तान के इस इनविटेशन पर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो नहीं आएंगे। लेकिन अब क्योंकि सबसे अहम ये है कि पंजाब सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह जा रहे हैं, तो उसमें डेलीगेशन का हिस्सा जरूर डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे। और जो तलखी दोनों मुल्कों के बीच में रही है, ये करतारपुर कहीं ना कहीं इस दोनों देशों के बीच तलखी को कम कर सकता है। दोनों देशों की तरफ से सरकारें लगी हुई हैं कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो खुले। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे पंकज, तफसीलात दे रहे थे कि जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर खुलेगा उसमें उस वफ्त का हिस्सा रहेंगे साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, और जैसा कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ उसका इफ्तिताह करेंगे। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मरकजी हुकूमत के सामने पंजाब के 3 बड़े दरियाओं के कनाल बनाने को कौमी प्रोजेक्ट के तौर पर हाथ में लेने की बात रखी। अमरिंदर सिंह ने जोर दिया कि पंजाब में मौजूद दरिया सिंध के 3 मशरकी दरियाओं की कनाल बनाने का काम किया जाए ताकि पानी की बचत और खित्ते की माशी तरक्की में इजाफा हो सके। कैप्टन सिंह ने इस ताल्लुक से कई इक़दामात का हवाला देकर नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू की। दिल्ली एनसीआर में मुमकिन दहशतगर्दाना हमले के खतरे के पेश नजर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है। आईबी ने यह अलर्ट खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद जारी किया है। अलर्ट में जैश के 4 दहशतगर्दों के दिल्ली में घुसने की इतला दी गई है। मामले की संगीनी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की सिलमपुर, जामिया नगर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, सेंट्रल दिल्ली और पहाड़गंज इलाकों की पुलिस इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीमों ने 9 मकामात पर छापे भी मारे हैं। खुफिया एजेंसियों ने बड़ा इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा की मदद से 2 लॉन्च पैड तैयार किए हैं। कहा जा रहा है कि गुज़श्ता 15 दिनों में ये लॉन्च पैड तैयार किए गए। सलहन इलाके में ये लॉन्च पैड पहली बार नजर आए। पहले लॉन्च पैड में 15 दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि दूसरे लॉन्च पैड में 30 दहशतगर्द मौजूद हैं। इन दहशतगर्दों का मकसद दरअंदाजी करना है। आईएनएक्स मीडिया केस में अब पी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। साबिक मरकजी वजीर खजाना सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अर्जी में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदम्बरम की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसकी वजह से गुज़श्ता कई रोज से पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल में है। भीमा कोरेगांव मामले में मुलजिम गौतम नौलखा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गौतम की अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने समाअत से इनकार किया है और मामले को सीजेआई के पास भेज दिया है। SC/ST एक्ट मामले में मरकजी हुकूमत को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने साफ किया कि मामले में कुछ नुकात पर फैसला दिया जाएगा। इस ताल्लुक से अर्जी गुजार पृथ्वीराज चौहान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। एक्ट में सरकार ने जो संशोधन किया था, उस संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक राहत का संकेत दिया है। हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान हैं जो इस मामले में याचिका करता है। पृथ्वी, सीधी भाषा में क्या समझा जाए कि अगर SC/ST एक्ट को लेकर नए संशोधन के मुताबिक अगर कोई अब मुकदमा दर्ज करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये तय करेगा कि वो अंतरिम जमानत ले सकता है या नहीं ले सकता है? देखिए, 20 मार्च के जजमेंट के बाद कुछ प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया था, जिसके अगेंस्ट में सरकार ने 18A नया सेक्शन जोड़ा था, जिसमें बोल दिया था 18A1 में कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, कंप्लीट बार रहेगा, और 18A2 में बोला था कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। इन दोनों बिंदुओं को आज कोर्ट ने बोला है कि हम इसे क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये जो है मतलब कंप्लीट बैन होगा, इंक्वायरी नहीं की जाएगी, ये ललिता कुमारी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए, और ललिता कुमारी में बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि प्रिलिमिनरी की इंक्वायरी होगी।
यानी कि अगर कोई भी मुकदमा दर्ज किया जाता है तो पहले उसकी जांच की जाएगी कि क्या वो मुकदमा सही है, क्या वो शिकायत सही है, उसके बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा माना? बिल्कुल, ललिता कुमारी का 120 क्लॉज बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद अरेस्ट होगा। और रही बात एंटीसिपेटरी बेल की, कोर्ट ने आज बिल्कुल स्पष्ट कहा कि गुरुबख्श सिंह का जो जजमेंट है या 1980s 90s से हम लगातार जितने भी जजमेंट दे रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल हर किसी का राइट है। अगर केस प्राइमा फेसाई मेड आउट नहीं होता है तो एंटीसिपेटरी बेल उसे मिलनी चाहिए। तो फिलहाल फैसला सुरक्षित कर लिया गया है? फिलहाल फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि एंटीसिपेटरी बेल का इसमें प्रोविजन रहने वाला है। तो फिलहाल केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत मानी जा सकती है आने वाले दिनों में। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है हम उसको टच नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में क्या फैसला देता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को राहत देने की संकेत जरूर दे दिया है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। रामलल्ला विराजमान के वकील विद्यानाथन का कहना है कि महकमे आसार कदीमा की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह साफ है कि यही वो जगह है जहां राम पैदा हुए, क्योंकि ये किसी और धर्म से मंसूब नहीं है। जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कैसे इसे राम की जन्मभूमि से जोड़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। विद्यानाथन ने मजीद दलील दी कि खुदाई के दौरान कंबल की बनावट वाली शय, चरख की अलामत और परनाले की मौजूदगी से यह बात वाज़ेह होती है कि यह बनावट मंदिर की थी, क्योंकि शिमाली हिंद के मंदिरों की ये खुसूसियात हैं। रामलल्ला विराजमान के वकील वैद्यनाथन ने वेदों और उपनिषदों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की ये आस्था आज की नहीं है, जिस पर राजीव धवन ने मुदाखलत करते हुए कहा कि उन्होंने वेदों और उपनिषदों को चैलेंज नहीं किया। जहां तक कुरान का मामला है इस पर सवाल नहीं है, जो भी तहरीरी मवाद हैं वो अदालत के सामने है। दलीलें पेश करते हुए वैद्यनाथन ने कहा कि मस्जिद के मरकजी गुंबद के नीचे राम का जन्म हुआ था, इस पर लोगों की आस्था है। महकमे मौसमियात ने बिहार में दोबारा जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि बिहार के कई अजला में जबरदस्त बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने पटना, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर में जबरदस्त बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी बिहार की जानिब तेजी से बादल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मजीद बारिश का खदशा बरकरार है। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने पटना में बारिश के भरे हुए पानी के ताल्लुक से बातचीत की है। उन्होंने हमारे नुमाइंदे विनीत कुमार से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वहां राहत रसानी का काम जारी है और अब वहां दवाएं वगैरह भी तकसीम की जा रही हैं ताकि बीमारियों पर भी काबू पाया जा सके। शंकर प्रसाद, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से पटना में और सहित बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है, सरकार के प्रयासों के बारे में सर में बताइएगा। मैं 4 दिन से स्वयं अपने क्षेत्र पटना में था। बहुत पानी आ गया राजेंद्र नगर में, बाकी इलाकों में। अब काफ़ी इलाकों में पानी कम हुआ है और तेजगति से कोल इंडिया का पंप आया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री लाई गई। मैं स्वयं विस्तार से घूमता रहा हूँ। जो पंप खराब पड़े थे अब ठीक हो रहे हैं। तो जितना काम हुआ है और तेजगति से करने की आवश्यकता है, जिसमें पूरा प्रशासन लगा हुआ है, प्रदेश सरकार, भारत सरकार, जिला प्रशासन। मेरी चिंता इस बात की बहुत है कि वहाँ ब्लीचिंग पाउडर बटे, दवाइयाँ बटे, तो ये सब में लोग लगे हुए हैं। हाँ सर, पानी के निकलने के बाद एक समस्या आएगी, स्वास्थ्य की समस्या आएगी, महामारी की समस्या आएगी। उसके लिए सर सरकार क्या प्रयास कर रही है? बिल्कुल, इसलिए कल ही बैठक हुई है और जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का सहयोग, हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। स्थानीय सांसद के रूप में मैं पटना में स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ कि किसी को भी पानी कम होने के कारण कोई स्वास्थ्य की परेशानी नहीं हो। अधिक से अधिक दवा बांटी जाए, ब्लीचिंग पाउडर, फॉगिंग। कल स्वयं मैं कंकड़बाग, हनुमान नगर के इलाकों में घुटने भर पानी में घूम करके देखने गया कि कहाँ कहाँ पंप चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक, बहुत धन्यवाद। कैंपसन में चंद्रदेव के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कई अजला में आइंदा 3 दिनों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नेल्लोर, चित्तूर और कड़पा में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कर्नूल, अनंतपुर, प्रकाशम, गुंटूर, मशरकी और मगरबी गोदावरी और विशाखापट्टनम में हल्की से औसत बारिश हो सकती है।
आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि वंदे भारत ट्रेन में हिफाजती इंतजामात के लिए क्या इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि वंदे भारत ट्रेन में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आरपीएफ के कंधे पे होती है, लेकिन आरपीएफ किस तरह से मुस्तैद है, आइए इस मामले पर जानते हैं। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरह से रेलवे सुरक्षा की अगर बात की जाए तो तमाम जो आधुनिक ट्रेन जो स्टार्ट हो रही हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, जो आपने पिछले बार देखा होगा कि वंदे भारत की जो पहली ट्रेन है वो दिल्ली से बनारस के लिए चली थी, और उसको चलाने में जो हमें कुछ फीडबैक मिला या जो हमारी समस्याएं आई, जैसे कई जगह जो है वो स्टोन पिल्टिंग जो है वो उस वंदे भारत में हुई, कुछ जगह जो है एक्सीडेंट्स हुए, तो इन सब के फीडबैक से जो है वो हम लोगों ने इसमें मॉडिफिकेशन किया है। और जहाँ जहाँ भी हमें ये लग रहा है कि जहाँ पे इस रूट में, यहाँ से कटरा रूट का जो है सर्वे करने के बाद कि जहाँ से हमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं, वहाँ पे जो है वो एक तो पहले से हमारी जो आरपीएफ है वहाँ जाके उन्होंने कम्युनिटी से बात करके उनको समझाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा पहले हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि उन कॉलोनियों में हम खिलौने बांटते थे बच्चों को, ताकि बच्चे जो है वो स्टोन पेल्टिंग ना करें। तो वो सारी कार्रवाई करने के बाद सुरक्षा कर्मियों को भी जो है मैंने अभी डिप्लॉय किया है, और यहाँ से कटरा के रूट में हमारी 3 डिवीज़न आती हैं, दिल्ली, अम्बाला और फिरोजपुर। इन तीनों डिवीज़न में जो है सिक्योरिटी हम लोगों ने जो है वो बढ़ाई है, और जो प्रॉपर ट्रेन है उसकी एस्कॉर्टिंग अभी तो कोरस भी कर रही है, उस सब की जो है वो विशेष व्यवस्था एस्कॉर्टिंग की जो है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जितनी भी आधुनिक ट्रेनें हमारी बन रही हैं उन सब में जो है हमारा सीसीटीवी कैमरा है, तो उस सीसीटीवी कैमरा के फीड से जो है यहाँ की सिक्योरिटी और भी जो है वो मॉडर्न हो पाएगी और हम उसको एनालाइज कर पाएंगे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आरपीएफ डीजी अरुण कुमार से हमारे साथ में थे, और इन्होंने कहा कि ट्रेन के अंदर की बात हो या ट्रेन के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था वो काफी मजबूत कंधों पे है, और निश्चित तौर पे तमाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी बेहतरीन व्यवस्था की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिस्ट के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। रेलवे के वजीर मुमलिकत सुरेश अंगदी ने भी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने हमारे नुमाइंदे शंकर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी का यह मुल्क के अवाम के लिए बड़ा तोहफा है कि अब ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, और सर से बात करना चाहेंगे। सर, किस तरह से बाकायदा जो तमाम आधुनिक सुविधाओं के साथ में ये ट्रेन अब माता रानी के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं? आज माता वैष्णवी देवी के आशीर्वाद से और पूरा देश में 130 करोड़ लोग, जो प्रधानमंत्री का स्वप्न था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, वो स्वप्न साकार भी हो गया। आज देवी का आशीर्वाद लेने के लिए ये ट्रेन नवरात्रि में छोड़ रहे। नवरात्रि में ये ट्रेन सभी लोगों को ऑन टाइम विथ ऑल फैसिलिटीज जाने के लिए सुविधा की। काफ़ी आधुनिक सुविधाएं, हालांकि वाराणसी पहले स्टार्ट हुई थी, अब ये ट्रेन जो है तो आने वाले दिनों में यात्रियों के लिए कितनी बड़ी सौगात मानी जाएगी? मैं खासकर नवरात्रा में मैं लास्ट वीक में ही वाराणसी गया था यही ट्रेन में। मैं इसमें और चेंजेस होना चाहिए बोला था, वो पूरा चेंजेस हमारा इंजीनियर से इसमें लेके आए हैं। मैं बहुत खुश हो गया। आई कैन कांग्रेचुलेट ऑल माय इंजीनियर्स फॉर द चेंजेस दे हैव मेड इन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अभी आप लोगों को भी मालूम है, आप भी देख रहे हैं, और मैं विनती करता हूँ हमारे लोगों को क्लीन एंड नीट रखने के लिए विनती करता हूँ। हालांकि आम यात्रियों के लिए 5 तारीख से ये सुविधा उपलब्ध होगी। तो निश्चित तौर पे जैसा कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने कहा कि नवरात्रा के अवसर पर एक उन तमाम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा एक खुशी है जो माता वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं। और हालांकि इस मामले पर केंद्रीय रेल मंत्री ने साफ तौर पे यहाँ पर आम यात्रियों के लिए भी एक शुभकामनाएं दी और जय माता दी का नाम करते हुए वो ट्रेन में प्रवेश कर चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिस्ट के साथ शंकर आनंद, नई दिल्ली। आर्मी के लाइट इन्फेंट्री जकलाई की जानिब से जम्मू और कश्मीर के लिए 2780 असामियों के लिए 2 रोजा भर्ती मुहिम का आगाज हो गया है। भर्ती मुहिम आज यानी 3 अक्टूबर से शुरू हुई और कल 4 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस हवाले से श्रीनगर के आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में भर्ती रैली का इनेकाद किया गया। श्रीनगर जकलाई के कमांडेंट SL शर्मा भर्ती मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। खासी तादाद में नौजवान भर्ती मुहिम में शामिल हुए। Quota rally at Jaklai RC is scheduled on 3rd and 4th of October, that is today and tomorrow. This rally is part of the overall process to select 2780 recruits for the Jaklai regiment. The 2780 recruits would be selected
by ARO Jammu, ARO Srinagar and the Jakla Regimental Center. By now, approximately 2,000 candidates have already reported to our center. You see in Jakla we have got soldiers from the state of Jammu and Kashmir, and the troop composition is 50% Muslims, 50% non-Muslims, and so this vacancy is for the state of J&K, and usually 1/3, you can take it as a broad parameter, 1/3 पर्सनल वुड बी फ्रॉम कश्मीर। बहुत अच्छा लगा सर, मुझे आने का बचपन से शौक रखता हूँ। अभी मैं 12th में पढ़ता हूँ, आगे और मतलब पढ़ाई जारी रखनी है मुझे, तो आगे और भी कुछ करना है। आर्मी के बाद भी और मेरी प्लानिंग भी है। मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी सर। तो आज आप पास हुए? जी सर। सर आज तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट चली है जाकला की, जो बहुत ही अच्छी फौज है। आई थिंक बेटर इन इंडिया जाकला, तो इसी की आज रिक्रूटमेंट चल रही है यहाँ पर। हम भी आए हैं यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और माशाल्लाह हमारी जो रेस है वो हमने कर ली, और ये जिगजैग लॉन्ग जंप वो हमने पास कर लिया। अब बाकी चुनाव से वगैरह वगैरह इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो क्या सोच के आप आर्मी में आए? सर ये देश की रक्षा। हाँ सर, अभी जो ये स्टेज है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। हालात बहुत ख़राब है जम्मू कश्मीर में, इसीलिए हम चाहते हैं कि देश सेफ रहे। वो लोग हैं जो बाकियों की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, बाकियों की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान और तालिबान को लेकर। पाकिस्तानी हुकूमत और तालिबान की नज़दीकियां। पाक वजीर खारजा कुरैशी तालिबान के वफ्द का इस्तकबाल करते नजर आए, गले लगाकर और मुस्कुराते हुए किया इस्तकबाल, और तालिबान के लीडरों से तोहफे भी कबूल किए हैं। तो बड़ी खबर पाकिस्तान और तालिबान को लेकर आई है। पाकिस्तानी हुकूमत और तालिबान की आप ये तस्वीरें सीधे देख सकते हैं कि पाकिस्तान के वजीर खारजा कुरैशी तालिबान के वफ्द का इस्तकबाल कर रहे हैं, गले लगाकर मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया गया है, और तालिबान के लीडरों से तोहफे भी कबूल किए हैं। तो एक बार फिर पाकिस्तान की तालिबान से नज़दीकियां, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। रास्त तौर पर पाक वज़ीर ख़ारजा कुरैशी तालिबान के वफ्द का इस्तकबाल करते नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। मौजूदा दौर के गोडसे गांधी के वतन को खत्म कर रहे हैं। मुल्क की सेकुलर अवाम को अब इस मुल्क को बचाना होगा, अंबेडकर के आइन को बचाना होगा। ये जज्बाती अपील MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने की। वो औरंगाबाद में MIM के तशहीरी जलसे से खिताब कर रहे थे। MIM सदर ने अपने खिताब में इस बात का आज़म भी किया कि औरंगाबाद की 3 सीटों पर MIM का कब्जा होगा। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। देखो देखो कौन MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद दौरे से महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का आगाज किया। शहर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए MIM सदर ने इम्तियाज जलील की कामयाबी को कंपोजिट कल्चर की कामयाबी करार देकर अवाम का शुक्रिया अदा किया, और दावा किया कि मुल्क भर में मोदी का मुकाबला सिर्फ MIM ही कर सकती है। बड़ा दावा नहीं कर रहा हूं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई मोदी से सियासी तौर पर अगर कोई उसका जवाब दे रहा है तो उस जमात का नाम मंजलिस है, और कोई मुझे नजर नहीं आता। MIM सरबराह ने अपनी तकरीर में गांधी जी को अदम तशद्दुद और इंसाफ का आलमबरदार करार दिया। साथ ही मुल्क में जारी मॉब लिंचिंग, महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशियां और दीगर मुद्दों पर हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। मैं तुमसे कह रहा हूं, बचा लो बाबा साहिब के संविधान को, बचा लो अम्बेडकर के संविधान को, बचा लो इस मुल्क को। याद रखो, मैं तो चला जाऊंगा कभी ना कभी, ये वतन हमारा है और हमारा रहेगा, मगर जो लोग हिंदुस्तान को गोडसे की सोच में डुबोना चाह रहे हैं उनको बचाना है, उनको भी बचाना है और मुल्क को भी बचाना है। असद ओवैसी ने अपनी तकरीर में NRC के मामले को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह पर नुक्ताचीनी की। 3 तलाक के मौजू पर दरपर्दा वजीर आजम को निशाना बनाया। इस जलसे में MIM के साबिक शहर सदर जावेद कुरैशी के हामियों ने प्ले कार्ड और बैनर लेकर जावेद कुरैशी के हक में नारे बुलंद किए, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर बदअमनी देखी गई।
MIM सरबराह ने अपने खिताब में ढके छुपे अंदाज में नाराजगी का इजहार किया। ताहम MIM रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने अपनी तकरीर में कहा कि मजलिस को गैरों से नहीं अपनों से ही खतरा लाहिक है। मिस्टर मोदी और उनके होम मिनिस्टर बार बार बोल रहे एनआरसी ला दो। पाशा आप शाह होंगे जरूर, मगर संविधान बादशाह है। संविधान बादशाह है। ये जमात की अगर कोई पहचान है, ये जमात की अगर कोई ताकत है, तो मेरे ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। अरे वैसे कितने 56 आएंगे और 56 जाएंगे। ये आए अच्छे गए, लेकिन 6 फीट 4 इंच का मेरा शेर वहीं डट कर खड़ा है। लेकिन 45 मिनट की तकरीर में MIM सरबराह ने कश्मीर समेत कई हसास मौजुआत पर लबकुशाई से गुरेज किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।